जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में सबसे तेज करेंगे सुपर फास्ट 50 कॉन्सेप्ट। ठीक है, तगड़े कॉन्सेप्ट करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप यह देख लोगे कि आने वाली परीक्षा में एग्जाम का जो पैटर्न है वह किस तरह से बदल रहा है। शुरू करता हूं आज की वीडियो। जो भी बहन जो भी भाई देख रहा है इस वीडियो को, वो आज की इस क्लास में आप स्कोर जरूर करना, क्योंकि आज का जो लेवल होगा थोड़ा सा अलग लेवल रखा गया है। पहले क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि वीडियो का लेवल कैसा है। शुरू करता हूं आज के पहले टॉप लेवल के प्रश्न यानी ट्रेंडिंग क्वेश्चन से। टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन में पहला प्रश्न क्या कहता है, बताइए कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। यानी जो छ ध्वनि है यह किसके अंतर्गत आएगी, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। देखिए छ एक संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर किसको, सी को क्या करेंगे आप राइट कर लेंगे। ठीक है, यह क्यों संयुक्त व्यंजन है, यह दो वर्णों के मेल से बना है। इस किसके मेल से बना है, एक क और धन श के मेल से क्या बना है, यह छ वर्ण बना है। ठीक है, इसीलिए यह संयुक्त वर्ण कहलाता है। और संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बताएंगे कि विभावरी किस भाषा का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर शब्द है। देखिए, विभावरी संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, विभावरी का अर्थ आपका क्या होता है, आपका रात होता है। ध्यान दीजिए, विभावरी का अर्थ रात होता है। संस्कृत के जो शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो विभावरी क्या है, संस्कृत का शब्द है, इसलिए कैसा शब्द हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगला सवाल ये रहा, बताइए पंकज में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व। देखिए पंकज जो कौन सा इसमें समास हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि पंकज यानी पंक मतलब कीचड़ और जम मतलब जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन, आपका कमल की बात की जा रही है। यहाँ पे तीसरा अर्थ ग्रहण कर रहा है और इसके वजह से क्या है, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल ये रहा, बताइए अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अत, अति, अति या अत्य। तो देखिए अति प्लस आचार, जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या बनता है, अति प्लस आचार इसका विग्रह होता है। और जो उपसर्ग होता है वह पहले ही लगता है। तो कौन सा अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे आप राइट कर लेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट, राम आम खाता है वाक्य का कौन सा रूप है, सॉरी वाच्य का कौन सा रूप है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तावाच्य है या उभयवाच्य है। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, खाता है का सीधा संबंध किससे आ रहा है, राम पर आ रहा है ना, यानी क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार है, इसलिए क्या यहाँ कर्तवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसको, आप सी को सी को क्या करेंगे आप राइट करेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आम कौन खाता है, राम खाता है, तो राम करता है और कर्ता की वजह से इसमें कर्तवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप इसमें राइट कर लेंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट, चलिए हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है। यानी इसमें क्या बताना है, आपको कारक बताना है क्या, कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है, या कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। देखिए नियम के अनुसार जब किसी को कोई चीज अच्छी लगती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। यहाँ हेमंत को खीर अच्छी लग रही है इसलिए संप्रदान कारक क्या है, को है ना, इसलिए क्या है, यही आपका राइट बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट करेंगे, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट, वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी है, अरबी है, तुर्की है या पुर्तगाली है। तो वकील मूल रूप से किस भाषा का है, या अरबी भाषा का है। ऑप्शन नंबर बी राइट बन जाएगा। ठीक है, वकील शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में विदेशी शब्द के रूप में अपना लिया गया है। आगे देखिए अगला, आंखें फटी रहना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंगूठा दिखाना, कठपुतली होना, आश्चर्यचकित रह जाना या आंखें चुराना। क्या हो जाएगा, आंखें फटी रहना का मतलब क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा आश्चर्यचकित रह जाना। ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे आप राइट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जब अत्यधिक हैरान या चकित हो जाना होता है तो लोग क्या करते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है। ठीक है, जब कोई ऐसी घटना देखता है जिसकी उम्मीद न हो तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट कर लेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल, चलिए लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लेखक में आप प्रत्यय बताइए। देखिए
लेखक में कौन सा प्रत्यय आपका प्रयोग हुआ है? अक प्रत्यय। लेख इसमें आपका क्या मूल शब्द हो जाएगा, लेख। लेख मतलब क्या? इससे होता है, उसको लेख बोलते हैं, और इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग होने से लेखक बनता है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलिए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द का एक शब्द है। यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सरोकार, स्वीकार, साकार या निराकार। तो जिसका कोई आकार या रूप नहीं होता उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में निराकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसको? डी आप राइट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलिए, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें? तिरोधान, शिरोधर्य, दीपोत्सव या रजोभाव। देखिए, जब सबका अलग करेंगे ना तो दीप धन उत्सव से इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा दीप प्लस उत्सव। ठीक है, यही आपका क्या, इसमें आपका विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है? इसमें आपकी संधि आपकी दीपोत्सव में आपकी गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे आप राइट करेंगे। बाकी तिरोधान यानी इसका क्या बनेगा? तिरोधान, शिरोधर्य, रजोभाव ये सब क्या है? विसर्ग संधि के उदाहरण है। लेकिन दीपोत्सव या किसका संधि है? दीपोत्सव में आपकी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला, बताइए नमस्कार का सही संधि विच्छेद है। नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? मनः धनकार, नमः धनकार, नमा धनकार या मस धनकार। तो नमः धनकार हो जाएगा नमस्कार का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। और संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें जो विसर्ग लगा है तो इसको पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए। चलिए, अगला सवाल, वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? जैसे वह आता है, इसमें वह जो है ना कौन सा सर्वनाम है? गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक या विकलांग। देखिए, यह प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अलग है, इसको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भिक्षुक। पहले ऑप्शन जान लीजिए कि इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों? कि सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता वह आता में वह सर्वनाम का प्रयोग एक दिनहीन भिक्षुक यानी भिखारी के लिए किया गया है। ठीक है, वह आता क्या है? एक उनकी कविता है, उस वहां से इस प्रश्न को उठाया गया है। वह किसके लिए आया है? भिक्षुक के लिए आया है। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। यह प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अलग हो गया है, हट के प्रश्न हो गया है। अगला देखिए नेक्स्ट, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह या अगे। अतीत के चलचित्र के लेखक हो जाएंगे महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लेंगे। ठीक है, इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए किनको? महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट देखिए, से विभक्ति निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त होती है? संप्रदान, कर्म, करण या कर्ता। तो से जो विभक्ति का प्रयोग करण कारक के लिए साधन या माध्यम के रूप में होता है। जैसे वह कलम से लिखता है। ठीक है, अपादान कारक में भी से आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन वह अलग होने के अर्थ में आएगा। यहाँ पर से किसमें आएगा? करण कारक के लिए आया है और यह साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट, वे अभिकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? कौन सा ऑप्शन इसमें आपको राइट दिखाई दे रहा है? वो क्या कहलाते हैं? वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। जैसे दो वाक्यों, वाक्यांशों और शब्दों को आपस में जोड़ने वाले अभिकारी शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु अथवा ये सब भी इसमें आते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट, उल्का सिरानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा। उल्का सिरानी दिशा दीप्त करती थी यानी पंक्ति में रानी की तुलना उल्का यानी टूटते तारे से की गई है। सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए, सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए जहां समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। सात से सी जिसमें आता है वह किसका अलंकार होता है? यह उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। चलिए बताएंगे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी चार ऑप्शन में वर्तनी शुद्धिकरण कौन इसकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर डी सुषुप्ति, यही आपका राइट लिखा गया है, बाकी सब गलत हो जाएगा। बाकी सब गलत है, सुषुप्ति क्या है? यही आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए,
अवर शब्द का विलोम होगा। किसका? अवर का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए, अवर शब्द का अर्थ कनिष्ठ या निचला होता है। ठीक, इसका विलोम क्या हो जाएगा? परवर यानी श्रेष्ठ या उच्च हो जाएगा। तो अवर मतलब निचला, नीचे का अधिकारी, और परवर मतलब अपर अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, कि वह क्या वह पढ़ रहा है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा। यानी क्या वह पढ़ रहा है, वो इसमें कौन सा चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाएगा? कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप राइट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट, आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? आदिकाल व भक्ति काल दोनों का संधि कवि किसको बोला जाता है? विद्यापति को, खुमाण रासो को, पृथ्वीराज रासो को, या चंद बरदाई को? तो किसको? महाकवि विद्यापति जी को आदिकाल और भक्ति काल दोनों का बीच का कड़ी माना जाता है, इसलिए इन दोनों कालों का संधि कवि विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। यानी अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, या ये सच्चे इंसान है। कौन सी इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा? तुम तो अपना काम करो, यही आपका गलत हो जाएगा। इसका बनेगा तुम अपना काम करो, तो इसमें क्या है? यह नहीं लगेगा। ठीक है, यही इसके बाद यह शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलिए, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में आप संधि बताइए। अयादि, दीर्घ, वृद्धि या यण। देखिए, जब भी संधि पूछा जाए तो बीच में देखिए क्या उसमें आ रहा है, बड़ा ऊ का मात्रा आ रहा है ना, तो बड़ा ऊ का मात्रा किस में आता है? आपका दीर्घ संधि में आता है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि बनेगी। लघु प्लस उर्मी, जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवालों के साथ। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं निकलता है, वो आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। तो पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक, तो कौन सा हो जाएगा? आपका रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? नाक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए, अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। यानी इन चार शब्दों में किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक या अपेक्षा। तो किसमें हो जाएगा? अवैतनिक में अ जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट करेंगे। यहाँ बनेगा अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, इसका अनंत हो जाएगा। अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण होता है। अपेक्षा, अ प्लस क्या हो जाएगा? उपेक्षा। ठीक है, लेकिन अवैतनिक अपेक्षा का क्या बन जाएगा? अपेक्षा का बन जाएगा, अपेक्षा का होगा अप प्लस इच्छा। ठीक है, अप प्लस इच्छा अपेक्षा हो जाएगा। अवैतनिक यानी वैतनिक में अ जो है उपसर्ग का प्रयोग इसी में ऑप्शन नंबर सी में किया गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही डेली बेहतरीन क्लासेस आपको देखने को मिलती है। आगे वाला सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, एक भी सवाल को मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह से बेहतरीन सेट आप लगाते रहिए और अपना स्कोर नोट करिएगा। अंत में बताइएगा भी कि आप कितने सवाल इसमें से सही किए हैं। चलिए आगे बढ़िए। कंचन का पर्यायवाची है स्वर्ण, मंगल, श्याम या कौशल। तो कंचन शब्द का सही पर्यायवाची क्या होता है? स्वर्ण होता है, जिसको सोना या कनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसको? ए को आप राइट करेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। चलिए, उन्मिलन का विलोम शब्द है। किसका? उन्मिलन का विलोम बताइए। निमिलन, उन्मिलन, मिलन या निमिलन। तो उन्मिलन का अर्थ होता है आंखों का खुलना या विकसित होना, लेकिन जब इसका सटीक विलोम की बात करेंगे तो शब्द होगा निमिलन, जिसका अर्थ होता है आंखें बंद होना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट बन जाएगा। आगे अगला सवाल। चलिए, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है। यानी जो पहले कभी नहीं हुआ हो क्या कहलाता है? अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम या अभूतपूर्व। यानी जो घटना या बात पहले कभी नहीं हुई हो उसे वाक्यांशों के एक शब्द में अभूतपूर्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप राइट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल। चलिए, पानदान शब्द है। पानदान कैसा शब्द है? योग रूढ़ है, यौगिक है, तद्भव है या शंकर है?
तो पानदान एक संकर शब्द है, ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे, क्योंकि यह दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। जैसे पान हिंदी का और दान फारसी का, ध्यान दीजिए, पान हिंदी का और दान फारसी का, दोनों के मिलने से पानदान बन रहा है, इसलिए क्या यह संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है, क्या इसका अर्थ हो जाएगा? एक ही व्यक्ति में कई अवगुण, गुण के विपरीत नाम, आंख न होने पर भी सुखी या आंख न होने पर भी दुखी। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख मतलब गुण के विपरीत नाम होना। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है यह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार? तो काव्य शास्त्र के अनुसार उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जब मन में युद्ध या किसी कठिन कार्य के लिए उमंग जागती है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट अगला, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? तो भक्तिकालीन कवि सूरदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ सूरसागर की मूल भाषा आपकी ब्रज भाषा है। कौन सा है? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का सुंदर सा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला, चलिए अगला सवाल। दिक प्लस अंबर यानी दिगंबर शब्द का उदाहरण है। इसका बनेगा दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर से मिलकर आपका दिगंबर शब्द बना है। और इसमें संधि की बात करेंगे तो कौन सी संधि? आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर किसको? आप डी को राइट कर लेंगे। दिक प्लस अंबर दिगंबर में व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला सवाल, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है, यानी किसमें सर्वनाम जो है प्रयोग नहीं किया गया है? वह दौड़ता है, कोई आया तो आया ही है, मोहन पढ़ता है या तुम नहीं पढ़ते? तो मोहन पढ़ता है, इसमें कौन सा कोई सर्वनाम नहीं प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबन या जायसी? तो मृगावती सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि कुतुबन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट, जिनकी रचना उन्होंने सन 1503 के आसपास की है। किस डेट को? 1503 के आसपास की है। कुतुबन ने किसकी रचना? मृगावती की रचना। नेक्स्ट बढ़िए अगला सवाल। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें, यानी संयुक्त वाक्य आप बताइए। वह पढ़ता है, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। मोहन खेलता है या वह धीरे धीरे दौड़ता है? देखिए, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, यही क्या है आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। इनमें और का प्रयोग किया गया है, यही दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए वही क्या है आपका संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। कौन सी क्रिया विशेषण है? क्या कि वह प्रातः उठकर स्नान करता है, इसकी कौन सी क्रिया विशेषण प्रातः हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? बताइए कौन सी वह रचना है? तार सप्तक, प्रिय प्रवास, कामायनी या ग्राम्या? कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? आपकी प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर किसको? बी को राइट करेंगे। ठीक है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जो द्विवेदी युग की एक महान कृति है। नेक्स्ट अगला सवाल। चलिए, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य, पेड़ की प्रशंसा या इनमें से कोई नहीं? तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ ऐसी वस्तु या व्यक्ति से है जो बहुत ही कम दिखाई दे या जिसका मिलना अत्यंत कठिन हो, जिसको दुर्लभ वस्तु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किसको? ए को आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल। देखिए, चलिए अगला कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है? विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष्य? तो जो शब्द किसी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल। देखिए, अक्षत का विलोम शब्द है? छत, नक्षत, विक्षत या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अक्षत का अर्थ है जो टूटा न हो या साबुत हो, ठीक है, वो अक्षत कहलाता है।
और इसका विलोम क्या होता है, छत होता है, जिसका अर्थ घायल या टूटा हुआ हो जाए। तो छत का विलोम आपका छत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसको, ए को आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए, चलिए सॉरी, कृष्णार्जुन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय। देखिए कृष्णार्जुन का समास विग्रह कृष्ण और अर्जुन होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और लगता है वहां द्वंद्व समास होता है। तो कृष्ण और अर्जुन, यह इसका कौन सा द्वंद्व समास इसमें बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप इसमें राइट कर देंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट, चलिए, जो काम न करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जो काम करना ही न चाहे उसके लिए एक शब्द में आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य या दुष्कर। तो कौन सा अकर्मण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। जो काम ही न करना चाहे अकर्मण्य कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, यामा किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा अज्ञेय या मुक्तिबोध। यामा जो है प्रसिद्ध छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध क्या है, यह कविता संग्रह है। किनका है यामा, आपकी महादेवी वर्मा जी का है, जिन्हें इनके लिए सन 1982 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा जी को किसके लिए, यामा के लिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट, शोक किस रस का स्थायी भाव है, शांत, करुण, हास्य या वीर। तो शोक जो है ना किस रस का है, आपका करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। यानी काव्य में प्रिय व्यक्ति के अनिष्ट या विनाश से उत्पन्न होने वाली शोक की अवस्था को करुण रस कहते हैं। अतः इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप इसमें राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, चलिए, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं, यानी जो शब्द स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते वह क्या कहलाते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं और स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते, जैसे विद्यालय, ठीक है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे सब क्या कहलाते हैं, आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, चलिए, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, रमेश चंद्र, शिवानी, मंगलेश डबराल या नागार्जुन। तो पहाड़ पर लालटेन समकालीन हिंदी कविता के सुप्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल जी का पहला बेहद और लोकप्रिय कविता संग्रह है। किसका, मंगलेश डबराल। ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है हिमालय का, हिम धन आलय। हिम मतलब घर, बर्फ, और आलय मतलब घर, यानी बर्फ का घर। कौन सा, हिमालय। हिमालय पर जानते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छाया रहता है। तो हिमालय में कौन सी संधि की बात करेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और कौन सा, हिम प्लस आलय बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बढ़िए नेक्स्ट, चलिए, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताएं। अत्याचार शब्द में आप उपसर्ग बताइए, क्या बनेगा, अति प्लस आचार। अति प्लस आचार इसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है, अलग होता है। तो यही अति क्या उपसर्ग के रूप में आया है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, आप राइट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए, और यह रहा आज का आखिरी और अंतिम सवाल। बताएंगे कि राम ने कहा गाड़ी पलट गई, यह कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, द्वित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो बताइए यह कौन सा इसमें आपका राइट हो जाएगा। इसका जब आप क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और अपना स्कोर भी बताएंगे कि आप इन 50 सवालों में से कितनों का सही जवाब दिया है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लासेस जा रही हैं। आप देख रहे हैं, नहीं देखें तो पिछला वीडियो मेरा जाकर देख लीजिए, बहुत सारा प्यार इस वीडियो को मिल रहा है और बहुत सारे बच्चे पढ़ के सिलेक्शन भी दे रहे हैं। तो अभी पीछे मत रहिए, एकदम जुड़े रहिए मेरे से। हिंदी अगर सब्जेक्ट कहीं पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, अंत तक बने रहिए मेरे साथ, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।